दिन बहुत जोरों से बारिश होने वाली थी। आसमान हर तरफ से बादलों से घिरा हुआ था। दोपहर का समय था, लेकिन फिर भी चारों ओर अंधेरा छाया हुआ था। मैं अपने घर के आंगन में अपनी दोस्त ज्योति के साथ खेल रही थी। उस दिन रह रहकर बादल गरज रहे थे, मानो जैसे अभी थोड़ी ही देर में वो बादल फटकर नीचे गिर जाएगा। मेरी माँ मुझे अंदर से आवाज दे रही थी, वो मेरा नाम लेकर मुझे बुलाए जा रही थी, लेकिन मेरा सारा ध्यान बस खेलने पर था। बादलों के गरजने की आवाज में मुझे मेरी माँ की आवाज सुनाई ही नहीं दी। आखिरकार मेरी माँ दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई और गुस्से से मुझे घर के अंदर चलने को कहने लगी। माँ के हाथों में एक लंबा सा डंडा भी था, जिसे देख मैं तुरंत ही उसके पास जाकर खड़ी हो गई। तभी माँ ने गुस्से से मुझसे कहा, तुझे पता है ना, मेरी तबीयत खराब है और दादी भी बीमार है, तुझे मेरी मदद करनी चाहिए और तू यहाँ बाहर खेल रही है। माँ के इतना कहते ही मैंने अपना सर झुका लिया और चुपचाप घर के अंदर चली गई। मेरी दादी, जो कि अभी करीबन 80 साल की थी, वो भी अब बहुत ही ज्यादा बीमार रहती थी। वो चलने फिरने से भी असमर्थ हो चुकी थी, इसीलिए वो हमेशा एक कोने में लेटी रहती थी। मेरे पिताजी भी आज सुबह से डॉक्टर को लाने गए हुए थे। उन्होंने कहा था कि घंटे भर में लौट आऊंगा, लेकिन शाम होने को आई थी, पर अभी तक पिताजी घर नहीं आए थे। दादी की तबीयत भी खराब हो रही थी, वो बहुत जोर जोर से कांपने लगी थी, जिसके बाद मैंने मटके से पानी निकालकर दादी को पिलाया। मेरी दादी उस हालत में भी अपने थरथराते हाथों से मेरे सर को सहलाया और कहा, जीती रह गुड़िया। मेरी दादी प्यार से मुझे गुड़िया कहकर बुलाया करती थी। दादी को पानी देने के बाद मैं अपने छोटे भाई के पास जाकर बैठ गई, जो कि उसी कमरे के एक दूसरे कोने में लेटा हुआ था। मेरे छोटे भाई को इस दुनिया में आए अभी मात्र 4 महीने ही हुए थे और वो अपने छोटे छोटे आंखों से कमरे चारों तरफ देख रहा था। मेरे घर के अंदर आते ही माँ भी अंदर आकर सीधा चूल्हे के पास जाकर बैठ गई और मुझे छोटे भाई का ध्यान रखने और उसके साथ खेलने को कहा। मैं दरवाजे के बिल्कुल पास में ही बैठी हुई थी, जहां से मुझे बाहर का सब कुछ बिल्कुल अच्छे से नजर आ रहा था। थोड़ी ही देर में बादलों के गड़गड़ाने के साथ साथ अब तेज बारिश भी शुरू हो गई थी। माँ झट से अपनी जगह से उठकर दरवाजा बंद करने जाती है। जैसे ही माँ दरवाजा बंद करने वाली थी कि तभी अचानक से वो रुक जाती है और रुककर सामने किसी को देखने लगती है। मुझे लगता खड़ी है, जो कि हमारे घर से थोड़ी ही दूरी पर थी। मेरी माँ उस औरत को ही देख रही थी और वो औरत मेरी माँ को। मैंने मेरी माँ से पूछा, कौन है वहां माँ? माँ हड़बड़ाते हुए दरवाजा बंद कर लिया और जाकर दोबारा से चूल्हे के पास बैठ गई। मैंने देखा कि उसका पूरा शरीर कांप रहा था, हाथ थरथरा रहे थे और वो मुझसे नजरें चुरा रही थी। फिर कुछ ही देर में हमें बाहर से किसी के चलने की आवाज सुनाई देने लगी। कोई बारिश के पानी में चलकर हमारे घर के पास आ रहा था। माँ भले ही आटा गूंद रही थी, लेकिन उसका सारा ध्यान बाहर से आ रही उस आवाज के ऊपर था और मेरा मेरी माँ की तरफ। माँ ने अपनी आंखें बंद की और एकदम शांत बैठी रही। तभी किसी ने हमारे दरवाजे को खटखटाया। वो आवाज सुनकर माँ बहुत ही ज्यादा घबरा गई थी। उसने तुरंत ही आंखें खोलकर मेरी तरफ देखा। मैं दरवाजा खोलने के लिए उठने ही वाली थी कि माँ ने अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर अपनी गर्दन ना में हिलाते हुए मुझे वहीं पर बैठे रहने का इशारा किया। उस वक्त मैंने देखा कि उसकी आंखों में एक अजीब सा डर था और फिर थोड़ी ही देर में हमने अपने घर से दूर जाती एक कदमों की आवाज को सुना। उस आवाज को सुनकर माँ का चेहरा दोबारा से पहले जैसा हो गया। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई खतरा टल गया हो। उसने अपने पास का लोटा उठाया और वो पानी पीने लगी। अचानक हुई दस्तक से उसके हाथों से लोटा छूकर नीचे गिर गया। उस आवाज की वजह से बबुआ भी घबरा गया और रोने लगा। माँ उठकर बबुआ के पास आ गई कि तभी बाहर से आवाज आई, रेखा, अरे ओ रेखा। पिताजी की आवाज सुनकर मैं भागते हुए दरवाजा खोलना चली गई। माँ ने बबुआ को गोद में उठा लिया था। बाहर पिताजी खड़े थे, जो कि बारिश की वजह से पूरे गीले हो चुके थे। मैंने वहीं पास रखा एक तौलिया उन्हें लाकर दिया। पिताजी ने तौलिया से खुद को सुखाया और अंदर आ गए। पिताजी के अंदर आने के बाद दोबारा से माँ ने झांक कर बाहर देखा। माँ को वैसा करता देख मैंने भी बाहर देखा, पर अब बाहर कोई भी नहीं था। हर तरफ बस हल्की हल्की बारिश हो रही थी। पिताजी ने अंदर जाकर अपने कपड़े बदलते हुए कहा, आज डॉक्टर नहीं मिले। मैंने बहुत देर इंतजार भी किया, लेकिन फिर भी वो नहीं आए। शायद बारिश के कारण आज वो नहीं आए। माँ ने बबुआ को मेरे हाथों में थमा दिया और वो फिर से खाना बनाने बैठ गई। धीरे धीरे दिन बीतता गया और अब रात होते होते बारिश भी थम चुकी थी। हम सभी खाना पीना खाकर अब सोने चले गए थे, लेकिन तभी आधी रात किसी के फुसफुसाना की आवाज से मेरी नींद खुल गई। वो अंशु ही थी, मैंने ठीक से देखा था, वो वही थी। मैंने अपनी आंखें खोलकर देखी तो मेरी माँ उठकर बैठी हुई थी और पिताजी उसके सामने बैठ उसकी बातें सुन रहे थे।
उसे कुछ समझा रहे थे। देखो, मैं सुबह जाकर गांव वालों से बात करता हूँ, हम जाकर देख आएंगे। तभी पिताजी का ध्यान मेरी तरफ आया। अरे परी, क्या हुआ? नींद नहीं आ रही क्या? मुझे जगा हुआ देख मेरी माँ ने अपनी आंखें पोंछ ली और एकदम से शांत हो गई। फिर पिताजी ने मुझे अपने बगल में लिया और वहीं सो गए। मैंने उनकी सारी बातें तो नहीं सुनी, लेकिन माँ ने अंशु दीदी का नाम लिया था। अंशु दीदी जिसकी कुछ दिनों पहले ही शादी तय हुई थी और वो उसी रात घर छोड़कर भाग गई थी। मतलब सबको तो यही लग रहा था, लेकिन माँ का ऐसा कहना था कि उसने उसे देखा है। और अगर उसने उसे देखा था तो मुझे ये समझ नहीं आ रही थी कि इसमें इतनी डरने वाली क्या बात थी। फिर सुबह जब मैं उठी तो पिताजी घर पर नहीं थे। माँ बाबू को दूध पिला रही थी और मैं आंगन में मुंह धोने चली गई। मैं वहां एक पत्थर पर बैठकर अपने दांतों को साफ करने लगी कि तभी दूर कहीं से मेरे कानों पर एक शोर पड़ा। वो किसी तरह का हल्ला था। मैंने देखा कि दूर खेतों में बहुत सारे लोग किसी को पकड़ के उसके दोनों हाथों और पैरों से उठाकर गांव की तरफ ले जा रहे हैं। मेरे पिताजी भी उन्हीं के साथ थे और उनके हाथों में कपड़े में लपेटा हुआ कुछ था और वो सभी तेजी से गांव की ओर जा रहे थे। वो देख मैं उनकी तरफ भागी तो उनमें से एक आदमी ने गुस्से से चिल्लाते हुए मुझे वापस घर जाने को कहा, लेकिन इतनी देर में मैंने देख लिया था कि वो अंशु दीदी थी। वो लोग उसे उठाकर गांव के अंदर ले जा रहे थे। उसकी हालत किसी मरे हुए जानवर की तरह थी। गर्दन नीचे लटक रही थी और चेहरा, शरीर भी एकदम भयानक हो चुका था। वो देख मैं एकदम से पीछे हट गई और वापस से घर के आंगन में आकर खड़ी हो गई। मेरी आहट को सुनकर माँ ने मुझे अंदर से ही आवाज लगाई, क्या हुआ परी? ये शोर काहे का है? मैं दरवाजे के पास खड़े होकर उन लोगों को देखते हुए कहा, गांव के लोग अंशु दीदी की लाश को उठाकर कहीं ले जा रहे हैं। पिताजी भी उनके साथ है। मेरी बात सुन मेरी माँ भी दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई और उस तेजी से जाती हुई भीड़ की ओर देखने लगी। मैं इस बात को सोच सोच कर हैरान थी कि कल रात माँ ने पिताजी से अंशु दीदी का जिक्र किया था और आज सुबह उसकी लाश मिली थी। मैंने थरथराते हुए अपनी माँ से पूछा, माँ, अंशु दीदी के साथ क्या हुआ है? माँ ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मेरी तरफ देखा और गुस्से में झटके से मेरे हाथ को पकड़कर खींचा। ध्यान से सुन, अब तू बिना पूछे घर से बाहर कहीं नहीं जाएगी, खेलने भी नहीं, और अगर बिना बताए तू कहीं भी गई तो बहुत मार पड़ेगी, तुझे याद रखना। माँ का अचानक बदला हुआ रूप मेरी समझ के बाहर था, लेकिन उस समय मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। पता नहीं मेरी क्या गलती थी। दिन भर में चुपचाप घर में बैठी रही। उस दिन पूरे गांव में जैसे सन्नाटा छाया हुआ था। लोग भी अपने घरों से बाहर नहीं निकले थे। उस दिन मेरी सहेली भी खेलने मेरे घर नहीं आई थी। हमारे घर का दरवाजा उस पूरे दिन बंद ही था। पिताजी भी दिन भर घर से बाहर थे। शाम होते होते वो कहीं से घर वापस आ गए। उनकी हालत भी खराब थी, कपड़े मैले हो चुके थे, चेहरे पर थकान थी। माँ ने पानी गर्म करके उन्हें नहाने को दिया। नहाने के बाद घर में आने से पहले माँ ने उनकी नजर उतारी और न जाने क्या क्या किया। और ये सारा कुछ करने के बाद माँ ने पिताजी को घर में आने दिया। वो भी चुप थे, कोई बात नहीं कर रहे थे। मैंने अपने गांव को इतना शांत पहले कभी नहीं देखा था। जैसे हर तरफ मातम छाया हुआ हो। हर कोई किसी खौफ में था, हर कोई डरा हुआ था। रात का खाना पीना खाकर हम सभी अपने अपने जगह पर जाकर सो गए और उस वक्त मुझे नींद बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। माँ और पिताजी दादी के पास बैठे हुए थे। मैंने सोने का नाटक किया क्योंकि मुझे जगा हुआ देख वो फिर से बात बदल देते। मैं उनकी बातें सुनना चाहती थी। मैं चुपचाप लेटी रही। उनके बीच बात अंशु दीदी के बारे में ही हो रही थी। पिताजी कुछ कह रहे थे। बहुत खराब हालत थी उसकी। ऐसी भयानक मौत भगवान किसी को भी ना दे। जब हम लोग वहाँ गए तो हमने देखा कि घर के अंदर कोने में उसका शव पड़ा हुआ था। बहुत ही बुरी हालत में था वो। हैरानी की बात तो ये थी कि वो गर्भवती थी और किसी को भी उसके बारे में पता नहीं था। उसके पेट से बच्चा बाहर निकला हुआ था और उससे दूर पड़ा हुआ था। 4 महीने का होगा शायद। तभी दादी ने अपनी थरथराती आवाज में बीच में ही कहा, अब बच्चा काहे का मांस का गोला रहा होगा। पिताजी ने उनकी बातों को आगे बढ़ते हुए कहा, हाँ मतलब मांस का गोला ही था, लेकिन अंशु की आंखें खुली हुई थी और वो अपने बच्चों को ही देख रही थी। मतलब उस मांस के गोले को पता नहीं वो उस घर में कैसे पहुंची। हर तरफ काला पानी था। उसका सारा खून बारिश के पानी में मिलकर काला पड़ गया था। उसका शरीर भी सड़ने लगा था, पूरा सफेद पड़ चुका था। शायद वो उसी दिन मर गई थी जिस दिन वो घर से भागी थी। माँ ने आगे कहा, मैंने कल जब उसे देखा था तभी मैं समझ गई थी ये कोई भूत प्रेत का मामला है। वो एकदम भयानक दिख रही थी। खोखला शरीर था, सड़ा गला सा, बड़ी बड़ी आंखें थीं, चमकती आंखें और चेहरे पर एक डरावनी सी मुस्कान। तभी दादी ने दोबारा से बीच में कहा, मुझे तो लगता है कि वो चुड़ैल फिर से आ गई है। गांव वालों को चेतावनी दे दो कि कुछ दिनों तक घर से बाहर न निकले और थोड़ा संभल कर रहे, खासकर औरतें और बच्चों को।
और लोगों से कहो कि जल्द से जल्द उसका कोई उपाय करें। दादी की बातों को सुनकर माँ के चेहरे का रंग ही उड़ गया था। दादी ने फिर बात को आगे बढ़ते हुए कहा, तू तो बिल्कुल भी घर से बाहर कदम मत रखियो। अगर वो वही चुड़ैल है तो फिर उससे सबसे ज्यादा खतरा तुझे ही है। और फिर दादी ने माँ की तरफ देखते हुए कहा। दादी की बात सुनकर माँ घबरा कर बिस्तर पर आकर लेट गई। शायद वो इस बारे में कुछ सुनना भी नहीं चाहती थी। वहाँ दादी और पिताजी अंशु दीदी के मौत पर दुख जताते हुए बातें करते करते सो गए। दादी उस रात देर तक खांसती रही। उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। अगली सुबह पिताजी दोबारा से घर पर नहीं थे। माँ से पूछा तो उसने कहा कि वो डॉक्टर को बुलाने गए हैं। उस रोज भी मैं घर से बाहर नहीं गई। पिताजी दोपहर में कहीं से एक डॉक्टर को लेकर आए। उन्होंने दादी की जांच की और उन्हें जल्द से जल्द अस्पताल ले जाने को कहा। उनका कहना था कि उसके मुंह में खून की गुठलियां बन रही है। पिताजी ने कहीं से कोई इंतजाम किया और उस समय दादी को लेकर चले गए। जाते जाते पिताजी ने मुझे अपने पास बुलाया और कहा, माँ का ख्याल रखना, ज्यादा तकलीफ मत देना। बाबू का भी ख्याल रखना और अपना भी। और सबसे जरूरी, घर से बाहर तो बिल्कुल भी मत जाना। मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगा। मैंने पिताजी की बात पर सिर्फ हाँ मैं अपना सर हिलाया था। उनके जाते ही तुरंत बाद माँ ने दरवाजा लगा लिया। वो दिन बहुत ही लंबा होने वाला था। वातावरण में एक अलग ही उदासी छाई हुई थी। पिताजी कल रात उस टूटे घर के बारे में ही बात कर रहे थे। वो टूटा घर हमारे घर से थोड़ी ही दूरी पर था, लेकिन दरवाजा खोलते ही वो ठीक सामने दिखाई पड़ता था। और आज तो वहां दिन में ही अंधेरा छाया हुआ था। आज सुबह से ही आसमान बादलों से भरा पड़ा था, मानो जैसे काली परछाइयां आसमान में इधर उधर मंडरा रही हो, हमें ताक रही हो। दादी ने कहा था कि कोई चुड़ैल है जो दोबारा से जाग चुकी है। किस चुड़ैल के बारे में बात कर रही थी वो? दोपहर का खाना होने के बाद माँ बाबू के कपड़ों में टांके लगाने में व्यस्त थी और उस समय में बाबू के पास बैठकर खेल रही थी। रह रहा कर बाहर से बादलों की आहट सुनाई दे रही थी। धीरे धीरे शाम हो गई। वक्त काटते कट नहीं रहा था, मानो जैसे सब कुछ थम गया हो। दरवाजा अभी भी बंद था। बैठे बैठे अब मुझे नींद आने लगी थी, इसीलिए मैं बाबू के पास पीछे चादर पर लेट गई। हवा के चलने से दरवाजा हिल रहा था। बाहर से बारिश की शोर सुनाई दे रही थी और उस आवाज में मेरी भी आंखें लग गईं। धीरे धीरे सब कुछ एकदम से शांत होता चला गया। बारिश की आवाज भी धीमी होती गई। लगा जैसे हवा भी एकदम से थम गई हो। सब कुछ एकदम शांत था। हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। कुछ समय बाद मुझे कहीं से एक आवाज आने लगी, जैसे कोई किसी लोहे को पत्थर पर रगड़ रहा हो। मैंने नींद में ही बाबू को टटोल कर देखा और मुझे महसूस हुआ कि बाबू मेरे बगल में नहीं है। मैंने देखा तो मेरा छोटा भाई सच में मेरे बगल में नहीं था और घर में भी पूरा अंधेरा छाया हुआ था। घर में जल रही लालटेन की रोशनी पूरे घर में फैली हुई थी। मैं उठकर नीचे बैठ गई। माँ चूल्हे के पास बैठी कुछ कर रही थी और बाबू ठीक उसके सामने जमीन पर लेटा था। मैंने थोड़ा गौर से देखा तो मुझे दिखा कि माँ अजीब तरह से गुनगुनाते हुए एक डरावनी मुस्कान के साथ फरसे के धार को तेज कर रही थी। वो बहुत ही डरावना मंजर था। मैं बस उसे देख रही थी। लग रहा था कि माँ के मन में कोई भयानक विचार चल रहा हो। फरसे पर धार लगाते लगाते एक बार उसने उस फरसे को बाबू की छाती पर रगड़ा, मानो जैसे वो बाबू को काटने ही जा रही हो। वो देख मुझसे रहा नहीं गया और मैं चीख उठी। माँ एकदम से रुक गई और मेरी तरफ मुड़कर देखने लगी। उस पल उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। आंखें बड़ी बड़ी थीं, मुंह खुला हुआ था और जीभ भी बाहर निकली हुई थी। मैंने माँ का ऐसा रूप पहले कभी नहीं देखा था। मुझे उसके पास तक जाने से डर लग रहा था। उसने एक अजीब सी आवाज में मुझसे पूछा, इस बच्चे का मांस खाएगी? ऐसा भयानक रूप की कभी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। अचानक से उसके चेहरे के भाव बदलने लगे और वो धीरे धीरे और भी ज्यादा खौफनाक दिखने लगी। उसकी आंखें धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगी। वो बार बार अपने जीभ को अपने दांतों के बीच दबाए जा रही थी। तभी मुझे एहसास हुआ कि कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है। और फिर मुझे ताकते हुए माँ ने अपने हाथ का फरसा बाबू के गले पर तान दिया और एक बहुत ही अजीब सी और बहुत ही डरावनी चीख के साथ उसने वो फरसा हवा में लहराया। वो देख मैं भी जोर से चीख उठी। एकदम से मेरी नींद खुल गई। माँ मेरे पास बैठी हुई थी और मुझे सहला रही थी। वो घबराते हुए मुझसे पूछने लगी, क्या हुआ परी? तू इतनी डरी हुई क्यों है? कोई सपना देख लिया क्या? मैं हड़बड़ाते हुए अपने आसपास देखने लगी। सब कुछ ठीक था बिल्कुल, पहले जैसा बाबू भी आराम से सो रहा था। माँ ने दोबारा से मुझसे पूछा, परी क्या हुआ? कोई बुरा सपना देख लिया क्या? तुझे नहीं पता, लेकिन तू थरथरा रही थी। क्या हुआ बताएंगी?
मैंने घबराते हुए उसे बताया, माँ मैंने देखा कि तुम चूल्हे के पास बैठकर फरसे को धार लगा रही थी। बाबू ठीक तुम्हारे सामने पड़ा हुआ था। तुम्हारा चेहरा बहुत ही अजीब था और बहुत ही डरावना भी। फिर तुमने मुझसे पूछा कि क्या तू इस बच्चे का मांस खाएगी, और फिर अगले ही पल तुमने बाबू की गर्दन पर फरसा चला दिया। इतना बोलकर मैं और भी जोर जोर से रोने लगी। माँ ने मुझे सहलाया और कहा, शांत हो जाओ, सब कुछ ठीक है, वो बस एक बुरा सपना था, सच नहीं। लेकिन जैसे ही माँ ने यह कहा, उसी पल हमने दरवाजे के बाहर से हंसने की एक आवाज सुनी। उस हंसी को देख हमने एक दूसरे को देखा और फिर उस दरवाजे की तरफ देखा। बाहर कोई था जो गुनगुना रहा था, वही गुनगुनाहट जो मैंने सपने में माँ को गुनगुनाते हुए सुना था। और उसी के साथ हमें घर से दूर जाते हुए पैरों की आवाज सुनाई दी थी। कोई दरवाजे के बाहर खड़ा था, या फिर वो चुड़ैल। वो सब सुन माँ का शरीर डर के कांपने लगा, जैसे कोई बहुत बड़ा खतरा हमारे ऊपर मंडरा रहा था। और वो क्या था, इसका एहसास सिर्फ और सिर्फ माँ को था। चुड़ैल नाम के शब्द को मैंने पहले भी बहुत से किस्से और कहानियों में सुना था, पर वो बस किस्से थे, उसका मुझे कोई एहसास नहीं था। हमारे घर से थोड़ी ही दूरी पर ठीक सामने जो एक घर था, उसके बारे में मुझे बस इतना पता था कि हम लोहे के तारों से, बड़े बड़े पत्थरों से और हर चीज से घेरा गया था, ताकि कोई भी वहां से अंदर ना जा सके। और उस दिन अंशु दीदी वहां चली गई थी। पता नहीं कैसे पिताजी अब तक घर नहीं आए थे। दादी की तबीयत की भी कोई खबर नहीं थी, और वो कब तक आने वाले थी इसका भी कोई अंदाजा नहीं था। बस एक चीज जो हम जानते थे कि हमारे घर के आसपास कुछ है, हमारे ऊपर कुछ मंडरा रहा है जो बहुत ही खौफनाक है, बहुत ही डरावना है। उस आवाज को सुनने के बाद माँ ने मुझे बस जागते रहने को कहा, और फिर माँ ने बाबू को एक कपड़े में लपेट कर ढक दिया। उस समय वक्त क्या हुआ था मुझे कुछ पता नहीं, पर बाहर से आ रही आवाजों से मुझे इतना पता चल रहा था कि बाहर बहुत ही घना अंधेरा हो चुका है। वक्त बिताने के साथ साथ अंधेरा और भी गहरा होते चला गया था। अब बाहर से आई बारीक से बारीक आवाज भी हमारा ध्यान खींच रही थी। धीरे धीरे मौसम भी ठंडा पड़ता जा रहा था। बारिश अब थम तो गई थी, पर बूंद की टपटपाहट की आवाजें अभी भी आ रही थीं। माँ का किसी भी काम में बिल्कुल भी ध्यान नहीं लग रहा था। जब से उसने वो हंसने की आवाज सुनी थी, तब से वो बाबू को अपने गोद में लिए बैठी हुई थी। और अब मुझे भूख लगने लगी थी। मैंने माँ से कहा, माँ मुझे भूख लग रही है। माँ का सारा ध्यान दरवाजे की ओर था। मैंने दोबारा से उसे आवाज लगाई, माँ मुझे भूख लग रही है। तभी घबराते हुए माँ ने मुझसे कहा, हाँ वो किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी। उसने मुझसे कहा, दोपहर का खाना बचा है, उसे खा ले। ये बात माँ ने मुझे दरवाजे से बिना ध्यान हटाए दबी हुई आवाज में मुझसे कहा। मैंने दोबारा से उससे पूछा, और तुम माँ, मुझे भूख नहीं है। माँ का खाना खाने की इच्छा नहीं थी, और माँ की वो बात सुनकर मेरी भी खाने की इच्छा चली गई। मैं सीधा माँ के पास जाकर बैठ गई, और फिर मैंने माँ से पूछा, माँ बाबा कब तक घर वापस आ जाएंगे? मेरी माँ ने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो बस दरवाजे को ताकती बैठी रही। बाबू कब का सो चुका था, पर माँ को अभी भी किसी अनजान चीज का डर सताए जा रहा था। लेकिन वो क्या था मुझे कुछ पता नहीं। बैठे बैठे थोड़े ही देर में मेरी आंखें झपकने लगी। वक्त का तो जरा भी अंदाजा नहीं था। घने बादलों की वजह से दोपहर को ही अंधेरे जैसा हो गया था। ऊपर से हमारे घर का दरवाजा भी बंद था, इसीलिए दोपहर से ही घर में लालटेन जल रही थी। लेकिन अब बाहर से जानवरों की आवाज और भी तेजी से आने लगी थी। तभी अचानक से बाहर एक कुत्ता भौंकता हुआ हमारे घर के सामने आकर खड़ा हो गया था। उसकी आवाज से मेरी नींद उड़ गई कि तभी अचानक से वो रोने लगा। उसकी वो रोने की आवाज को सुनकर माँ के चेहरे के भाव एकदम से बदल गए। माँ ने बाबू को जोर शोर से गले लगा लिया, और फिर अगले ही पल वो कुत्ता रोते रोते एकदम से शांत हो गया। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर बाहर हो क्या रहा था। मैंने माँ को देखा तो अब उसकी आंखों में आंसू थे, चेहरे पर एक अजीब सा डर था। उन आवाजों को सुनकर उसकी हालत और भी ज्यादा खराब हो गई थी। मैंने माँ से पूछा, माँ क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? उसने अपनी नम आंखों से एक नजर मेरी तरफ देखा और दोबारा से घर के बंद दरवाजे की ओर देखने लगी। इस पल दरवाजे पर कोई चीज बहुत ही जोर से आकर टकराई थी। उस आवाज को सुनकर हम दोनों और भी ज्यादा घबरा गए। हमारी धड़कनें तेज हो गई थीं और हमें कहीं दूर से बहुत सारे कौवे की आवाजें सुनाई देने लगी, मानो जैसे कई सारे कौवे हमारे घर की ओर आ रहे हो। उनकी आवाज का शोर बहुत ही ज्यादा था, तेज था।
कानों में चुभ रहा था। माँ ने बाबू के दोनों कानों पर हाथ रख दिए ताकि वो नींद से जाग न जाए, लेकिन वो शोर थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। माँ से किसी को वहां से जाने के लिए कह रही थी और फिर एकदम से माँ खींची हुई घर से बाहर चली गई। बाहर घनघोर अंधेरा हो रहा था। माँ कहाँ गई मुझे कुछ पता नहीं था, लेकिन अब उसकी कोई आवाज, कोई पुकार मुझे सुनाई नहीं दे रही थी। चारों ओर बस हवाओं के तेजी से बहने की आवाजें आ रही थीं, लेकिन अब धीरे धीरे वो भी मुझे सुनने में बहुत ही ज्यादा डरावनी लगने लगी थी। सच कहो तो अब मुझे भी बहुत ही डर लगने लगा था, लेकिन डरती भी तो कौन ही देखने वाला था। शायद उस वक्त ने ही मुझे थोड़ी हिम्मत दी थी। बाबू की जिम्मेदारी ने मुझे थोड़ा कठोर बना दिया था। मैंने बाबू को एक बड़ी सी टोकरी के नीचे छुपा कर रखा और मैं हिम्मत कर उठकर दरवाजा बंद करने चली गई। उस घने अंधेरे में दूर कहीं कोई खड़ा था। शायद ये वही चुड़ैल थी। मैं सामने अंधेरे में उसे देख रही थी कि तभी अचानक से मुझे बाबू के रोने की आवाज आई, और आवाज आते ही मैंने अपने पीछे मुड़कर देखा कि तभी मुझे अचानक से ऐसा महसूस हुआ कि कोई मेरे पीछे आकर खड़ा हो गया है, और उस एहसास से मेरे अंदर डर की एक बहुत ही तेज लहर दौड़ गई। पीछे से उसके घर घराने आने की तेज आवाज मेरे कानों में सुनाई दे रही थी। मैंने एकदम धीरे से अपने पीछे मुड़कर देखा। मैंने देखा कि एकदम अचानक से मेरी माँ मेरे सामने आकर खड़ी हो गई थी। उसका रूप बहुत ही भयानक था। आंखों की पुतलियां बिल्कुल ऊपर चढ़ी हुई थीं। उसकी आंखें पूरी सफेद थीं। मेरी माँ सूखे हैं पत्ते की तरह कांप रही थी। उसका पूरा शरीर थरथरा रहा था। मैंने धीमी आवाज में उससे कहा, माँ क्या हुआ है तुम्हें? तुम ऐसे क्यों थरथरा रही हो? और वो मुझे देखकर खिलखिलाकर हंसने लगी। उस हंसी को सुनकर मेरा पूरा शरीर ऊपर से लेकर नीचे तक कांपने लगा। बाबू भी रोए जा रहा था। हंसते हंसते वो एकदम से शांत हो गई, और फिर वो मेरे चेहरे के पास आते हुए मुझसे कहती है, इस बच्चे का मांस खाएगी। और ऐसा कहते हुए उसने मेरी गर्दन को दबोच लिया। उसने मेरी गर्दन को इतनी जोर से पड़ा कि अब मेरी सांस आनी भी बंद हो गई थी। मैं छटपटाने लगी। तब माँ ने अजीब तरह से अपनी गर्दन को पीछे घुमाकर देख रही थी। उसके थोड़ी ही दूर पर वो चुड़ैल खड़ी थी, और उसके हाथ पैर बिल्कुल वैसे ही थे जैसे माँ ने मेरी गर्दन को पकड़ रखा था। मेरा दम घुटने लगा, आंखों में आंसू भर आए। मेरे गले से आवाज निकालनी बंद हो गई। मैं अंदर ही अंदर अपनी माँ को पुकार रही थी। मेरी आंखें बंद होने लगी थीं, और अचानक से किसी ने मेरी माँ को एक जोर का धक्का दे दिया। मैं एकदम से पीछे गिर पड़ी, और मेरी माँ भी। मैंने देखा कि मेरे सामने मेरे पिताजी खड़े थे, और उनके साथ गांव के 2 और लोग थे। पिताजी ने मुझे उठाया और घर के अंदर लेकर गए, और वो 2 लोग माँ को पकड़ने आगे बढ़े तो माँ अचानक से खुद ही अंधेरे में घसीटते हुए पीछे जाने लगी, जैसे कि कोई उसकी टांग को पकड़कर उसे घसीटते हुए पीछे की ओर खींच रहा हो। पिताजी ने तुरंत जाकर बाबू को अपने गोद में उठा लिया। दूसरे आदमी ने मुंह पर चादर ओढ़ाकर पानी पिलाया और मुझे शांत किया, और तीसरा आदमी दरवाजे पर ही खड़ा था और बस दूर अंधेरे में देख रहा था। फिर वो सभी घर के अंदर आ गए और आपस में ही कुछ बातचीत किए। पिताजी ने उन्हें एक कुल्हाड़ी और फरसा दे दिया और उनसे कहा कि गांव में जाकर और लोगों को लेकर आओ। वो लोग बिना देरी किए दौड़कर गांव की ओर चले गए, और कुछ ही देर में गांव के करीबन 20-25 लोग वहां पर आ गए। उनके साथ कुछ औरतें भी थीं। भाई सभी औरतें घर के अंदर आ गईं और मेरा और बाबू का ख्याल रखने लगी। वो सारे लोग उस टूटे घर की तरफ चले गए। दरवाजा फिर से बंद हो गया। उसके बाद वहां पर क्या हुआ मुझे कुछ पता नहीं, लेकिन रह रहकर मुझे बाहर से चीखने की, चिल्लाने की आवाजें सुनाई दे रही थी। काफी देर बाद कुछ लोग मेरी माँ को उठाकर घर लेकर आए। उसकी हालत अधमरे जैसी थी। किसी बीमार इंसान की तरह उसकी आंखों में रोशनी नहीं थी और वो दर्द से रो रही थी। मेरे पास बैठी औरतों ने माँ का इलाज करना शुरू कर दिया। वहां रात भर क्या हुआ, लोगों ने वहां पर क्या किया, मुझे कुछ पता नहीं था, और ना ही किसी ने मुझे कुछ भी बताया। लेकिन फिर कुछ ही दिनों बाद कुछ लोगों ने मुझे बताया कि वो जो टूटा हुआ मकान था वो हमारा ही बहुत पुराना मकान था, जहां पर काफी साल पहले हमारा पूरा परिवार एक साथ रहता था। मेरी माँ और मासी की एक ही घर में शादी कर दी गई थी, लेकिन मैंने मासी को कभी नहीं देखा था। उसकी मौत किसी हादसे में हो गई थी। उसके पति ने, यानी कि मेरे पिताजी के भाई ने, उन्हें बड़ी ही बेरहमी से मार दिया था, और जब उसे मारा था तब वो पेट से थी, और कहते हैं कि उसके बाद वो चुड़ैल बनकर वापस आई थी। उसने एक एक कर सारे घर वालों को मारना शुरू कर दिया था। इसी बीच एक दिन माँ ने उस चुड़ैल को उनके देवर और उसकी पत्नी की जान लेते हुए देख लिया था, और उसी दिन पिताजी ने माँ को और दादी को साथ लेकर उस घर को छोड़ दिया था। उसके बाद उस घर को तोड़ा गया और उस चुड़ैल को उसी घर में दफना दिया गया। अंशु दीदी जब वहां छुपाने गई थी तब उसने अनजाने में उस चुड़ैल को जगा दिया था,
और शायद यही वो कारण था कि माँ सबसे ज्यादा डरी हुई थी, क्योंकि वो चुड़ैल उसकी बहन थी। अब कभी कभी मैं सोचती हूँ कि मैं अपने पीछे जिसे देखा था वो माँ थी या मासी थी, क्योंकि एक दो बार मैंने मेरी माँ को ये कहते हुए सुना था कि उसकी बहन बिल्कुल उसी के जैसी दिखाई देती थी। काफी सालों बाद जब मैं बड़ी हो गई तब एक रोज मेरे पिताजी ने मुझे बताया था, हमारे हिंदू परंपरा के अनुसार मौत के बाद शव को अग्नि दी जाती है, शरीर को जलाया जाता है, लेकिन कुछ मामलों में इसका पालन नहीं किया जाता है। उस रात गांव के लोगों ने मासी के शव को जहां दफनाया था उस जमीन को खुद कर उसकी हड्डियों को फिर से बाहर निकाला था और उसे वहीं पर फिर से उल्टा दफनाया था। उसके ऊपर से कांटे भरकर उसके ऊपर से नुकीले पत्थर डाले गए थे ताकि वो पाताल में दबी रह जाए और वो पटल से उठकर वापस ना सके। और अब सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक हो चुका है। तो दोस्तों, ये थी आज की एक सच्ची कहानी। वैसे आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर से बताएं। साथ ही ऐसी और भी सच्ची और डरावनी भूतिया कहानी सुनाने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर लें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक और सच्ची डरावनी कहानी के साथ।